नाज़रीन, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ फ़लस्तीन का। आज मैं आपको फ़लस्तीन की तारीख और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कैसे फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने सुना होगा कि हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या हौलनाक सलूक किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के खिलाफ जुल्म हजारों साल पहले शुरू हुए थे। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट एक यहूदी घराने में पैदा हुए थे और कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि कुछ यहूदी जीसस क्राइस्ट को सलीब पर चढ़वाना चाहते थे। ये एक नजरिए से एक अकीदा है जो कई सालों और सदियों तक ईसाइयों के दरमियान मौजूद है। और जब तकरीबन 1000 साल पहले सलीबी जंगें हुई तब क्रिश्चियंस ने बड़ी तादाद में यहूदियों को मारा। उस जमाने में यहूदियों के खिलाफ बहुत सी झूठी अफवाहें फैलाई जाती थी, जैसे ईसाई बच्चों का खून पी जाते हैं या कि वो खून को मजहबी रस्मात में इस्तेमाल करते हैं। इन अफवाहों की वजह से यहूदियों के खिलाफ शदीद नफरत फैल गई। जो नफरत यहूदियों को बर्दाश्त करनी पड़ी है वो पिछले हजारों सालों में शायद ही किसी मजहब को बर्दाश्त करनी पड़ी हो। 1800 के बाद से ही ये नफरत यहूदियों के खिलाफ न सिर्फ मजहबी वजूहात की वजह से थी, बल्कि यहूदियों को अलग नस्ल करके भी देखा जा चुका था। इन तमाम वजूहात की वजह से 1800 के आखिर तक दुनिया भर में बसने वाले यहूदी ये महसूस करने लगे कि कोई भी मुल्क उन्हें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से जिंदा रहना है तो हमें अपना खुद का मुल्क बनाना पड़ेगा, यानी एक यहूदी मुल्क बनाना पड़ेगा। थियोडोर हर्जल नाम एक ऑस्ट्रो-हंगरी का सहाफ़ी था। उसने अपने 1896 के पम्फलेट में एक नई सियासी तहरीक का आगाज किया, ज़ायोनिज़्म। इन्होंने कहा यहूदियों को अपना अलग मुल्क बनाना चाहिए। उस वक्त ये कोई नया ख्याल नहीं था। 1870 के बाद से कई तंजीमें मौजूद थीं जो खुद को ज़ायों से मोहब्बत करने वाले कहते थे, जो इस आइडिया को पहले ही फैला रही थी। इन सब वजूहात की वजह से 1881 में यहूदियों की पहली बड़ी हिजरत फ़लस्तीन के इलाके में देखी गई। यहूदियों ने इस इलाके में बहुत सी मुस्तकिल बस्तियां बसाईं और वहीं जाकर रहने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़लस्तीन का इलाका ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहूदियों के लिए काफी मुकद्दस इलाका था। यरूशलेम यहूदियों का मुकद्दस तीन मुकाम है। याद रहे, उस वक्त ना कोई इसराइल था, ना गाजा था और ना ही कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा इलाका फ़लस्तीन था, लेकिन ये सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया के अंडर था। सल्तनत उस्मानिया के तहत ईसाई, मुसलमान और यहूदी कमोबेश पुरअमन तौर पर एक साथ रहते थे। कोई आपस में झगड़ा नहीं होता था। इसके पीछे एक वजह ये थी कि ज्यादातर जमीन खाली थी, बहुत कम बस्तियां आबाद थीं और इस इलाके में आबादी भी बहुत कम थी। साल 1915 में पहली आलमी जंग शुरू हुई। बरतानवी, फ्रांसीसी और अरब इनकलाबात ऑटमन शहंशाह से लड़ रहे थे। बरतानवी यहाँ एक होशियार हाथ खेलते हैं। वो कहते हैं अरब इनकलाबियों को कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटमन को हराने में और हम तुम्हें फ़लस्तीन का एरिया दे देंगे। और अरब एक मुत्तहिद अरब मुल्क बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब मुल्क बने। बरतानवी यही वादा यहूदियों से करते हैं कि हम तुम्हें फ़लस्तीन के पास तुम्हारा यहूदी मुल्क बनाने में मदद करेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अमरीकी यहूदियों को खुश कर सकें और अमरीकी सियासत पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन हकीकत में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ एक डील कर ली। जैसे ही ऑटमन पहली आलमी जंग के बाद हारा तो मशरिक़ वुस्ता का इलाका बरतानिया और फ्रांस ने आधा आधा तकसीम कर लिया और फ़लस्तीन का इलाका ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1918 से लेकर 1948 तक पूरा फ़लस्तीन का इलाका ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर को सियासी ताकत मिल गई और यहूदियों को नस्ल कुशी में 10 लाख की तादाद में कत्ल किया गया। यहूदी खुद को बचाने के लिए हिटलर के ज़ेर तसल्लुत यूरोप से भागकर मुख्तलिफ ममालिक में चले जाते हैं। कुछ को अमेरिका में पनाह मिल जाती है, लेकिन इनमें से कुछ यहूदी फ़लस्तीन में जाते हैं। ब्रिटिश पहले तो इन्हें आने की इजाज़त देते हैं, लेकिन बाद में ब्रिटिश आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों में इसराइली कौम परस्त तहरीक शुरू होती है और फ़लस्तीन लोग भी अपने मुल्क के मुतालबात कर रहे थे। 1948 में ब्रिटिश इत्तेहाद को एहसास होता है कि बहुत हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहूदी अपना यहूदी मुल्क बना लो और फ़लस्तीन अपना मुल्क बनाएं। और ये जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा को दे दी गई है और ब्रिटिश फ़लस्तीन छोड़कर निकल जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तकसीम शुदा मंसूबा बनाता है कि कितना इलाका यहूदी मुल्क बनाने को दिया जाए और कितना एरिया फ़लस्तीन मुल्क बनाने को दिया जाए। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा जारी किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा तकरीबन 97% इलाका यहूदी मुल्क के लिए रखता है और 43% इलाका अरब फ़लस्तीन के लिए रखता है। यरूशलेम 3 मजहबों के लिए बहुत ही अहम तारीखी इलाका है, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करता है यरूशलेम बैनुल अक़वामी कंट्रोल में होगा। यहूदी इस मंसूबे को कबूल करते हैं और अपने नए मुल्क का नाम इसराइल रखते हैं। 1948 में नया मुल्क इसराइल बनता है, लेकिन बदकिस्मती से हमसाए अरब ममालिक इस मंसूबे से बिल्कुल खुश नहीं है। उनका ख्याल है कि ये मंसूबा बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ों का अपनी इस्तेमारियत को जारी रखने का तरीका था। तो इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं यहूदियों को थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं लेने देंगे।
इस जंग को 1948 की पहली अरब इसराइली जंग का नाम दिया जाता है। ये बहुत ही तारीखी जंग थी क्योंकि 5 से ज़्यादा मुल्क इस छोटे से नए मुल्क के लिए लड़ रहे थे। यहूदी जो इसराइल में रहते थे वो जानते थे कि 5 साल पहले उन्होंने देखा था कि बाकी दुनिया उनके साथ कैसा सलूक करती थी और हिटलर ने उन्हें कैसे ट्रीट किया था, और आज सारे अरब ममालिक इनके खिलाफ जंग शुरू कर रहे थे। और अगर आज ही जिंदा बचने के लिए नहीं लड़ेंगे तो कभी जिंदा नहीं बच पाएंगे, और फिर सारे जान बचाकर लड़ाई लड़ते हैं। बहुत ही हैरानगी की बात है कि इसराइल जंग जीत जाता है और सारे मुल्कों को हरा देता है। 1949 में जब जंग खत्म होती है, अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जो इलाके फ़लस्तीन के होते हैं, अब उनमें से कई इलाकों पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। जो गाज़ा स्ट्रिप का इलाका मिस्र का हो गया और वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन का हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि फ़लस्तीन के लिए कोई जगह नहीं बची। 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को अपने घर छोड़कर अरब ममालिक में आबाद होना पड़ता है। इसे कहा जाता है कि 1948 की फ़लस्तीनी हिजरत। इसके बाद 1967 में दूसरी अरब इसराइली जंग होती है। ये 6 रोज तक रहती है। इसे भी इसराइल आसानी से जीत जाता है। इसमें इसराइल गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेता है, बल्कि इसके इलाके जजीरा नुमा मिस्र पर भी कब्जा कर लेता है। फ़लस्तीनी अपना ज़ाती मुल्क चाहते हैं। इसी वजह के लिए 1964 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई। इब्तदाई तौर पर इनका मकसद मुसल्लह जदोजहद के जरिए अपना मुल्क हासिल करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना है। इब्तदा में वो ये भी चाहते थे कि इसराइल का वजूद ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल ने इसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अगर आप उन्हें एक शख्स के नुक्ते नज़र से देखेंगे तो वो एक दहशतगर्द लगेंगे, और दूसरे के नुक्ते नज़र से वो इनकलाबी हैं जो अपने मुल्क की आज़ादी चाहते हैं। 1973 में तीसरी अरब इसराइली जंग शुरू हुई। इसके बाद भी हालात ऐसे ही रहे थे जैसे पहले थे, लेकिन 1974 में PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। ये फ़लस्तीन के नुमाइंदे हैं। 1979 में मिस्र और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब हो गई और मिस्र पहला अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को एक ऐसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जो वहाँ मौजूद है। अमन मुज़ाकरात के बाद जज़ीरा नुमा मिस्र का पूरा इलाका इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। मिस्री और इसराइली वज़ीर आज़म दोनों को अमन का नोबल इनाम दिया गया। बदकिस्मती से 2 साल बाद मिस्री वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया गया। जनूबी वज़ीर आज़म के इसराइल के साथ मुआहदे पर सवाल उठते हैं और उसे मारना चाहते थे क्योंकि उसने समझौता कर लिया था। अब 1967 से लेकर 1980 तक 10 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है कि इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है। इस अरसे के दौरान इसराइल में रहने वाले कई लोग वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनियाँ कायम करते हैं और मुस्तकिल रहने लगते हैं। इसराइली गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। वहाँ घरों की कीमतें कम हैं। कुछ लोग सस्ते घरों की वजह से जाते हैं तो कुछ लोग मजहबी कौमियत की वजह से जाते हैं। बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी इन रहायशों को गैर कानूनी मानती है। ये बस्तियाँ अक़वाम मुत्तहिदा की तकसीम के मंसूबे के खिलाफ हैं और फ़लस्तीनी इन्हें नौआबादियात के तौर पर देखते हैं। बुनियादी तौर पर इनका मुल्क इसराइलियों के ज़ेर तसल्लुत है। 1992 में इसराइल को एक शानदार वज़ीर आज़म मिल गया जिनका नाम यित्ज़हाक राबिन है। वो कहते हैं PLO दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो बस अपना मुल्क चाहते हैं, हमें उनका मुल्क देना चाहिए। इसराइल ने PLO को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। 1993 को ओस्लो मुआहदे होते हैं। पहली बार ये मिलकर बात करते हैं कैसे हम मुल्क को तकसीम कर सकते हैं, कैसे हम फ़लस्तीन मुल्क बना सकते हैं। इसके नतीजे में 1994 में फ़लस्तीन में पहली बार हुकूमत कायम हुई जिसका नाम फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी है। फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक और गज़ा की पट्टियों में सिर्फ चंद टुकड़े मिलते हैं जहां वो अपना मुल्क बना सकें, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पुरअमन हल निकालने के लिए फ़लस्तीन और इसराइल दोनों बहुत करीब आ गए हैं। इसी वजह से 1994 में फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर यासिर अराफात और इसराइल के सदर यित्ज़हाक राबिन को नोबेल पीस प्राइज़ इनाम दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं जब यहूदी लोग अपने वज़ीर आज़म को कत्ल कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह देवताओं ने गांधी को कत्ल किया था, क्योंकि गांधी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की बात करते थे। 1995 में एक यहूदी ने इसराइली वज़ीर आज़म को एक पिस्तौल से 3 बार गोली मार दी। इन यहूदियों ने फ़लस्तीन के साथ समझौते पर सवाल उठाए, इतनी सी भी ज़मीन क्यों दें, हम पूरे फ़लस्तीन को इसराइल बनाना चाहते थे। फ़लस्तीन में कुछ इस्लामी हमास ग्रुप से इकट्ठे हुए। ये लोग कहते हैं PLO बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं इसराइल के साथ, लेकिन हकीकत में हम इसराइल को नक्शे से निकालना चाहते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इसराइल को मिटाने के लिए लड़ेगी। 2002 के करीब दोनों तरफ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे देखने में आए। सरहद की दूसरी तरफ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी और इसराइली मारे गए। 2006 में हमास का अस्करी ग्रुप फ़लस्तीनी इंतखाबात में हिस्सा लेता है और जीत जाता है। इसने बहुत कम फ़र्क से PLO पार्टी अल फतह को शिकस्त दी। 134 सीटों में से 74 सीटें जीत जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हल निकल सकता है। फ़लस्तीन को देखो कि अगर आज इस मुल्क को आज़ाद हुकूमत दे दी जाए, ये इतने सारे टुकड़ों में कैसे मौजूद होगा। कुछ लोगों का मानना है कि 2 रियासती हल निकल सकते हैं।
کہ 1967 کی بنیاد پر علاقے کو تقسیم کیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1947 کی تقسیم کے منصوبے کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو سوال اٹھے گا کہ ان کو کالونیوں کا کیا ہوگا جو اسرائیل نے مستقل رہائشیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس مسئلے کا پراپر حل نہیں نکل سکا آج تک، اسی لیے آج تک اس مسئلے کا صحیح حل نہیں نکل سکا۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن۔ مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔